शासन वासन करना तो आता नहीं है, वहां तो ऑटोक्रेसी इनको दिखानी है। बट डेमोक्रेसी में आपका विश्वास ही नहीं है, आप वो ऑटोक्रेटिक लीडर और जहां सब लोगों को कंसेंसस बना के साथ में लेने की बात होती है, वहां आप सबकी बैंड बजाते हो। और जब आपकी बैंड बजनी चालू होती है तो पहले आप रोते हो, रो के लोगों के अंदर भावनाओं को उद्वेलित करते हो। जब लगता है कि भावनाओं से भी बात नहीं बन रही है तो जो आपके चंटर पंटर हैं उनको सड़कों पे उतारते हो, उनको कुछ पैसे देके बोला जाता है कि भैया आप बंद करो। जब उससे भी बात नहीं बनती है तो फिर आपके चंटर पंटर आपकी समर्थकों को पीटना चालू कर देते हैं। यार ये इस तरीके से शासन किया जाता है? कोई भरोसा नहीं हिमांशु जी कि जिस दिन इनके हाथ से सत्ता जाएगी लोग कहीं इनको ना दौड़ा दौड़ा के मारे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ आप देख रहे हैं राजीव रंजन जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, करंट अनप्लग्ड बाई राजीव। अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, शानदार चैनल है, आप लोग भी देखिएगा जाके। राजीव जी, राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उस मुद्दे को आगे कैरी किए ले रहे हैं, उस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो उनका चमत्कार अब तक देखने को मिला हमको, वो क्या कहीं गायब हो गया है? राहुल गांधी अब ज्यादा भारी पड़ रहे हैं क्या? यूट्यूब पर देखिए, व्यूअरशिप के मामले पर देखिए, कहीं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी जी से ज्यादा तो राहुल गांधी नए हीरो बनकर उभरे हैं, जबकि मोदी जी की चमक क्या कम हो गई है? बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया सवाल आपने हिमांशु जी उठाया है। देखिए, इसमें राहुल गांधी जी की चमक बढ़ गई है, मोदी जी की चमक कम हो गई है, इससे ज्यादा ये है कि गोदी मीडिया की चमक जो है वो कहीं छिन्न भिन्न हो गई है। और 4 PM जैसे ईमानदार कई यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूबर्स, इनकी आवाज और ज्यादा बुलंद हो गई है। ये इस चीज को दर्शाता है। राहुल गांधी कोई आज से तो मुद्दे उठा नहीं रहे। रफेल का मुद्दा उन्होंने ही उठाया था। रफेल का मुद्दा जो है हवा हवाई हो गया, खत्म हो गया बंद लिफाफे में। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई कुछ इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो वो भी मिल नहीं। उन्होंने बोला बंद लिफाफे में जो आप लिख के दीजिए। उसके बाद में जीएसटी में हमने देखा, डीमोनेटाइजेशन में देखा, कैसे मनमानी किया इन लोगों ने, एक तरफा मनमानी किया। और पूरा विपक्ष और जो इंटेलेक्चुअल क्लास इस देश का था वो कहीं निराश था कि भाई उनकी आवाज या लॉजिकल रीजनिंग जो होता है, वो लॉजिकल रीजनिंग क्यों दब रही है शोर में। चारों तरफ जो है गोदी मीडिया के माध्यम से इंफॉर्मेशन का जो बम्बार्डमेंट हो रहा था, उस बम्बार्डमेंट ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिसमें हमको ये समझ में आया कि भाई सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और गोदी मीडिया ही एग्जिस्ट करते हैं। परंतु आप देखिए 2020 में जब कोरोना आया, उसके बाद में जो हम लोगों की एक आदत, एक हम लोग का कंजम्पशन पैटर्न न्यूज को लेने का बदला, लोग घरों में रहने लगे, उसमें सडनली हमने देखा कि YouTube पे जो न्यूज चैनल है 2021 से, मतलब आप समझ लीजिए उस साल से वो धीरे धीरे पिकअप करने शुरू हुए। और मैं आपको खुद अपना अनुभव बताता हूं कि 2022 जनवरी जब अदानी के ऊपर में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाला था, तब मैं पहली बार YouTube पे आया। ठीक है, इसके पहले तक मुझे खुद को नहीं पता था कि YouTube जो है एज ए न्यूज मीडिया, न्यूज प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुझे लगता था भाई एंटरटेनमेंट का एक ये प्लेटफॉर्म है। और YouTube की क्या ताकत है, वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया के हर पत्रकार को समझ में आ गई है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को समझ में आ गई है, और सबसे बड़ी बात इस देश के जनता जनार्दन को समझ में आ गई है। अब कोई गोदी मीडिया नहीं देख, अब YouTube जो है सब देख रहे हैं। YouTube राहुल गांधी और विपक्ष को उतनी ही जगह, उतनी ही स्पेस दे रहा है जितनी एक हेल्दी डेमोक्रेसी में विपक्ष को मिलनी चाहिए। जो गोदी मीडिया ने अन्याय किया था विपक्ष के साथ में, उस अन्याय को न्याय में परिवर्तित किया यूट्यूब की मीडिया ने। और आपके मेरे जैसे, हमारे जैसे लोगों ने, 4 PM चैनल ने विपक्ष को समकक्ष में लाके खड़ा कर दिया पक्ष के, और वो उनकी भी न्यूज को दिखाना आरंभ किया। 2014 के पहले यही गोदी मीडिया में होता था। अन्ना हजारे मूवमेंट आपको याद होगा, पूरे मीडिया ने कवर किया। कहीं ऐसा नहीं था कि कोई टेलीविजन चैनल को कवरेज करने से रोका गया।
किसान आंदोलन आप समझ लीजिए एक टर्निंग पॉइंट था। वहां से यूट्यूब की मीडिया ने पिक किया, क्योंकि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन ड्रैकोनियन लॉज को भी, जो किसान आंदोलन को लेके आने के लिए जो पेश किए गए थे, उसके पक्ष में जो एक माहौल बनाने की कोशिश की, उससे जनता को समझ में आया कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके पहले तक लोगों को यानी लगता था आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की जैसे जैसे एंट्री हुई है, जैसे जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर लोगों का भरोसा कम हुआ है, सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा आना शुरू हुए हैं, तैसे तैसे राहुल गांधी की छवि में सुधार भी हुआ है। राहुल गांधी जो मुद्दे उठाना चाह रहे हैं वो मुद्दे उठ भी रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वो काम नहीं कर रहा था। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसी चीज में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। देखिए एक बात आप समझिए, क्या था, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो एक तरफा न्यूज चलाई जाती थी कि राहुल गांधी पप्पू हैं। जब लोगों को समझ में आया कि डीमोनेटाइजेशन में करोड़ों लोगों को इन्होंने 120 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया, कई लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, और राहुल गांधी ने उसका विपक्ष किया तो बोला इनको अर्थव्यवस्था नहीं समझ में आती है। राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाया तो बोला इनको डिफेंस समझ में नहीं आता है। जब इन्होंने जीएसटी के बोला कि भैया इतनी सारी रेट्स नहीं होनी चाहिए, तो बोलते हैं कि इनको सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था नहीं समझ में आती है। तो हर जगह इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोल के डिस्काउंट किया। लोगों को बाद में समझ में आया कि उनका पप्पू कट रहा है। उनको यह समझ में आया कि राहुल गांधी बहुत ही होशियार, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, डेलिब्रेशन करने वाले, थिंकिंग करने वाले, बहुत ही एक ईमानदार किस्म के नेता हैं, जो जनता की समस्याओं के पल्स को समझ रहे हैं। और तब लोगों को समझ में आया कि यार ये बंदा तो हमारी समस्याओं को उठा रहा है। जिन समस्याओं, हमें जो लगता था कि भाई ये समस्या गोदी मीडिया में नजर क्यों नहीं आ रही, कहीं हम में तो गलती नहीं है, वो यूट्यूब ने जब दिखाना शुरू किया, तो ये जो करोड़ों लोग अपने अपने घरों में अपने विचारों को लेके बंद थे, अलग थे, वो सारे लोग जुटे। और ये उनका एक विद्रोह है। यूट्यूब मीडिया फैलना जो है वो जन आंदोलन है, जनता का एक विद्रोह है मेन स्ट्रीम मीडिया और इस सरकार के खिलाफ। इस बात को आप समझिए। जो आज यूट्यूब को लाखों लाखों व्यूज मिल रहे हैं, आप देखिए मेरी और आपकी जो पिछली बातचीत हुई उसको 2.5-3 लाख लोगों ने देखा। अब आप बताइए कि किसी नेता की रैली में आप जाइए, वहां 1 लाख की भीड़ हो जाए तो ऐसा गोदी मीडिया में चल पड़ता है कि इनसे बड़ा नेता भारत में कोई है ही नहीं। तो अब हिमांशु और राजीव जी की बातचीत को 2.5 लाख 3 लाख लोग देख रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं क्या? ऐसा नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि जनता का जन आंदोलन, जन आक्रोश जो है जनता ने किया मेन स्ट्रीम मीडिया और सरकार के खिलाफ, कि जो इनको एक झूठ के दायरे में बांधने का प्रयास किया जा रहा है, इस झूठ के दायरे से वो बाहर निकलना चाह रहे थे। और वो जो है वो यूट्यूब मीडिया ने उस काम को किया है। मैंने करंट अनप्लग्ड बाय राजीव में एक बहुत विस्तृत इसी सब्जेक्ट पे प्रोग्राम किया था कि ये डिपिक्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है। मैंने आपके साथ भी शायद कई बार शायद इस स्ट्रेटेजी के ऊपर में बोला। तो जनता ने समझ लिया है कि भाई ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का, पोलराइजेशन करने का, इम्पर्सोनेशन करने का, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो रचने का, ट्रोलिंग करने का, इमोशनली आपको जो है वो ये करना, आंदोलित करना अंदर से, ये सब स्ट्रैटेजीज जो है ये मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। और लोग वो चैनल्स, वो न्यूज कंज्यूम करके अपना मानसिक संतुलन खोने लग गए। अब लोग थोड़े बैलेंस हो। जी अच्छा, 2 मुद्दे ऐसे हैं। एक तो जातिगत जनगणना, जिस पर राहुल गांधी बहुत ज्यादा मुखर हुए। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी और उसके लिए मोदी जी बाद में मजबूर हो गए। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बहुत पहले से कहते आए हैं राहुल गांधी, और उस पर अब यू टर्न लेना पड़ा है मोदी जी को। कृषि कानून को लेकर इसी तरीके से यू टर्न लेना पड़ा था। तो धीरे धीरे करके हमको ये लग रहा है कि मोदी जी जो मुद्दे लेकर आते हैं या फिर अपनी तारीफ करवाने के लिए जिन मुद्दों को गढ़ते हैं, उस पर अगर राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं तो बाद में मजबूर हो जा रहे हैं मोदी जी उन मुद्दों पर यू टर्न लेने के लिए। तो ऐसे में ताकतवर ज्यादा राहुल गांधी हो गए हैं राजनीतिक तौर पर। इस बात को क्या माना जा सकता है? ये यही बात दर्शाता है कि भाई एजेंडा जो है वो विपक्ष के नेतृत्व, राहुल गांधी के नेतृत्व में आज की डेट में विपक्ष सेट कर रहा है। एजेंडा जो है
वो राहुल गांधी और विपक्ष सेट कर रहे हैं और सरकार जो है एजेंडे पे रिएक्ट कर रही है। और ये क्यों हो पा रहा है? इसका मूल कारण है कि यूट्यूब जो है, इनको अब प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे इनकी आवाज बुलंद हो रही है और जिसके द्वारा ये जनता को अपील कर पा रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा से सही मुद्दों को उठाते आए। सही मुद्दा उन्होंने उठाया था जब राफेल में उन्होंने कहा था कि चौकीदारी चोर है। उस मुद्दे को जरा भी हवा नहीं मिली, समर्थन नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम जो यूट्यूब था वो नेसेंट स्टेज में था। ये जो न्यूज चैनल जो चल रहे हैं यूट्यूब पे, ये बहुत ही ज्यादा आप समझ लीजिए कि शाश्वान वाले, वो क्या बोलते हैं उसको, जो छोटे बच्चे वाला जो स्टेज रहता है, उस वाले शैशव काल में था। ठीक है, अब वो शैशव काल से जो है अब वो युवा हो गया है और उसमें ताकत आ गई है। तो राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट, वेल थिंकिंग, वेल लर्नेड, और उनके आजू बाजू के जो लोग हैं उनको सही आज अभी एडवाइस देने लगे, ये भी कहा जा सकता है। ये सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, ये सब मिलके बहुत ही पोटेंट कॉम्बिनेशन बना है। अच्छा, आप देखिए जी, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, ना सिर्फ जनता, बल्कि ऑपोजिशन भी पहले राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस में जिस तरह से मतलब होता था ना कि हम नीतीश कुमार जी आगे आ जाएं, ममता जी आगे आ जाएं, या फिर कोई और बड़ा नेता है शरद पवार जी आगे आ जाएं, राहुल गांधी ना आए, क्योंकि राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी इतने परिपक्व कैसे हो गए 5 साल के अंदर कि राहुल गांधी चल रहे हैं तो उनके पीछे सब कोई चल रहा है। तेजस्वी यादव भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तेजस्वी यादव देखिए, बिहार के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उन्होंने उठाए, बेरोजगारी का, पलायन का, तमाम मुद्दे वो पिछले कुछ वक्त से उठाते आ रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, वो गए रैली करने, और तेजस्वी यादव उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए आज भी वोट चोरी कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि विपक्ष के नेता किस तरह से प्रभावित है राहुल गांधी से। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इससे इफेक्टेड हो रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आपने प्रश्न नहीं पूछा, बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि भाई पहले जो सीनियर लीडर्स को सामने कर दिया जाता था, अब जो है सब के सब पिछलग्गू बन गए राहुल गांधी के। उसका कारण ही है कि भाई आप देखिए, पहले तो एक बात समझ लीजिए, राहुल गांधी हमेशा से सही मुद्दे उठाते आए। राहुल गांधी ने बोला कि सबसे बड़ी इन लोगों ने गलती की विदेश नीति के फ्रंट पे कि चाइना और पाकिस्तान को एक होने दिया। उस चीज को सरकार ने सुना नहीं, और आप देख लीजिए कि उसका इम्पैक्ट जो है ऑपरेशन सिंदूर में हमको नजर आया। भाई ऑपरेशन सिंदूर हमको आनंद फानंद में क्यों सीज फायर जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ा, अब सभी लोगों को समझ में आ रहा है। राहुल गांधी ने उस टाइम में राफेल के बारे में बहुत सवाल पूछे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया बंद लिफाफे में जवाब दे दो। अब हमको समझ में आ रहा है कि राफेल के ये पार्ट नहीं मिले, वो पार्ट नहीं मिले, तमाम तरीके की बातें सामने आ रही। तो राहुल गांधी ने डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, हर वक्त जीएसटी पे उन्होंने बोला था गब्बर सिंह टैक्स है, इतने अलग रेट्स नहीं होने चाहिए। आप देखिए कल रात में निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट किया कि भाई रेट्स का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं हम 12% हटा रहे हैं, हम 28% हटा रहे हैं। अरे भाई ये सारे मुद्दे तो राहुल गांधी ने दिए आपको। बात आपने जो है ये सारी की सारी चीजें अब आप कर रहे हो। मैंने इसमें आज ही बहुत बड़ा एक वीडियो अपलोड किया मेरे चैनल पे कि करंट अनप्लग बाय राजीव पे, कि किस तरीके से जीएसटी जो है इसने इंडियन इकोनॉमी की बैंड बजा दी। पहले आपने बीमारी पैदा की, बीमारी फैलाया, महामारी बनाया, अब आप बोल रहे हो कि नहीं हम वैक्सीन ढूंढ के लेके आए। भाई राहुल गांधी ने तो सबसे पहले इसको गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया, उन्होंने बताया कि कंजम्पशन कैसे कम होगा। ये सारी चीजें जो हुई उसमें सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। कुछ इन्होंने जो है उस टाइम किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस टाइम में सरकार को ये लग रहा था कि भाई मीडिया हमारे साथ में है, और चूंकि मीडिया हमारे साथ में है इसलिए जनता जनार्दन तक सत्य नहीं पहुंच पाएगा। पर आज मीडिया भली गोदी मीडिया मोदी जी की गोदी में बैठा हो, पर 4 PM जैसा एक ईमानदार सशक्त न्यूज चैनल और उसके जैसे ही कई न्यूज चैनल, दर्जनों न्यूज चैनल सत्ता के खिलाफ आंखों में आंखें डाल के मोदी जी से और इस सरकार से अब सवाल पूछ रहे हैं, और वो बराबर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी हमेशा से सही प्रश्न उठाते थे, सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिसके द्वारा वो करोड़ों लोगों तक पहुंच सके। और जब ये अपोजिशन के लीडर्स ने देखा कि भाई करोड़ों लोग अब इसका अनुसरण कर रहे हैं, इनके राहुल गांधी की की हुई बातें जब चौपाल पे, पान ठेले पे, चाय ठेले पे, समोसे की दुकान पे
अलग अलग जगह जब ये डिस्कशन होने लगा, तब इनको समझ में आया कि एक जन सैलाब एक इनके पीछे जो है खड़ा हो रहा है, बदलाव की बयार बहने वाली है। इसलिए सारे सीनियर लीडर जो है वो भी फॉल इन लाइन हो गए और वो भी राहुल गांधी जो कह रहे हैं अब उसको फॉलो कर रहे हैं। बट इसमें मेन श्रेय जो है वो यूट्यूब चैनल्स को जाता है। हिमांशु जी, यूट्यूब चैनल्स ने जो दिलेरी दिखाई है, जो गोदी मीडिया नहीं कर पाया, वो यूट्यूब चैनल्स ने दिखाया। तो क्रेडिट शुड, देखिए जहां क्रेडिट है जाना चाहिए उस चीज को क्रेडिट मिलना चाहिए। राहुल गांधी हमेशा से सही सवाल उठाते थे, परंतु उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। वो बहुत होशियार। अच्छा, गोदी मीडिया को धोने का काम भी राहुल गांधी ने किया। मुझे याद है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, शायद दिल्ली में उनकी यात्रा चल रही थी और उन्होंने गोदी मीडिया की जो धुलाई की। और अभी हाल ही में जब बिहार में वो थे और वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, मंच पर खड़े होकर उन्होंने वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगवाया और ये कहा कि देखिए शाम को ये नारा आपको किसी भी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखेगा और ना ही आप दिखेंगे, ना ही ये नारा दिखेगा। तो वो जिस तरह से गोदी मीडिया की खिंचाई करते हुए आए हैं वो तो एक खैर अलग विषय ही है। लेकिन सवाल तो ये है कि मोदी जी को क्या हो गया, इतने मजबूर, मतलब मजबूत तो पहले कहे जाते थे 2014 से लेकर 24 तक, 24 के बाद सीटें कम होने पर इतना मजबूर हो गए। मतलब कांग्रेस पार्टी की 50 से 100 सीटें हुई और यहाँ पर उतनी ही सीटें लगभग जो है कम हो गई भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या इतना कमजोर हो गए? मतलब 240 कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है, फिर इतना मजबूर कैसे हो गए? देखिए हिमांशु जी, 303 से 240 आने पे मोदी जी की कमजोरी जो है वो कमजोरी नहीं हुई है। आपको मोदी जी की राजनीति समझना पड़ेगा, सिर्फ ये नंबर ऑफ सीट्स कम होने की बात नहीं है। मतलब ये एक्सपोज हो गए इस वजह से? देखिए नहीं, मैं आपको बताता हूँ इनकी राजनीति का मूल क्या है। मोदी जी 2001 में जब से मुख्यमंत्री बने तब से लेके 2024 तक 24 साल उन्होंने एक तरफा शासन किया और हर सरकार में उनकी सरकार बहुमत में थी। तो इन्होंने अपना मनमाना काम किया, अपने हिसाब से नियम बनाएंगे, अपनी पार्टी के नेताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, 2-3 लोगों को लेके काम करेंगे, नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को चुन के जो है चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स उनके क्लोज रहेंगे और उनके हिसाब से काम करेंगे। ये सारी चीजें 2024 के इलेक्शन के बाद जो है पूरी तरीके से भरभरा के गिर गई। भरभरा के गिरी इसलिए क्योंकि पहली बार वो जीवन में ऐसा पॉलिटिकल संकट महसूस कर रहे थे जहां पे एक कान चंद्रबाबू नायडू उमेठे, दूसरा कान नीतीश कुमार उमेठे। दोनों कान जब किसी और के हाथ में आए तो लोगों को समझ में आया कि यार ये आदमी तो तभी शासन कर सकता है जब इसको बहुमत मिले। ये सबको लेके चलने वाला आदमी नहीं है। जो डेमोक्रेसी, जो प्रजातंत्र में कहा जाता है कि कंसेंसस बना के शासन किया जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं, तब लोगों को समझ में आया कि ये तो एकला चलो वाला बंदा है और सब गलत सलत काम करता है, ये कंसेंसस बनाने वाला नहीं है। तब फॉल्ट लाइंस जो हैं, तब कमजोरियां जो हैं वो मोदी जी की लोगों को उजागर होनी शुरू हुई। और जब ये फॉल्ट लाइन सामने आया तो फिर जाहिर सी बात है मीडिया में भी वो आया, यूट्यूब चैनल्स ने भी उसको उकेरा। जब यूट्यूब चैनल्स ने उकेरा तो वर्ल्ड की जितनी एम्बेसीज हैं, आपको क्या लगता है 4 PM जो है क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एम्बेसी नहीं देखती है? वहां के जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं देखते हैं? एक एक बात जो हम लोग कहते हैं, आप देखिएगा कि वही न्यूयॉर्क टाइम्स में मेरे और संजय शर्मा जी के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ है, 4 दिन बाद आप देखिए वही चीज न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है। ये मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा, आप में से कोई भी चेक कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड ओवर एक मैसेज गया कि भाई ये जो लोग हैं ये तभी काम कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जब ये पूरी तरीके से सत्ता में रहे। जैसे इनके नंबर कम हुए, आंकड़े कम हुए, संख्या कम हुई, तो लोगों को समझ में आया कि ये आदमी जो है सबका साथ सबका विकास जो बातें करता है वो एक खोखला नारा है। ये अपना हाथ और अपना विकास, सिर्फ इसमें विश्वास रखता है। तो ये अपना हाथ अपना विकास करने के चक्कर में जो है ये दिन पे दिन हाशिए पे जाते। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि मोदी जी के ना आगे कोई ना पीछे कोई, वो तो देश के विकास में 24 घंटे लगे रहते हैं, छुट्टी तक नहीं लेते हैं।
अब यार देखो, बोलने वाले लोग तो कुछ भी बोले। अभी फिर गौतम अदानी कौन है? जब देश का विकास में लगे रहते हैं और कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, तो गौतम अदानी और मोदी जी के रिश्तों को लेके इतनी बातें क्यों की जाती है? क्यों ऐसा किया जाता है कि यूएसए का कोर्ट बोलता है कि हमने भारत सरकार को भेज दिया है वारंट, नोटिस, और भारत सरकार जो है वो अडानी जी को नोटिस नहीं दे पा रही है, और गौतम अडानी जी घूम घूम के जो है सारे आईआईटीज में इंडिया में भाषण दे रहे हैं। तो कहने के लिए कुछ भी कहा जाए। अब भारत सरकार को गौतम अडानी जी मिल ही नहीं रहे कि उनको जाके जो है नोटिस या वारंट उनके हवाले किया जाए। अब इससे बड़ी हास्यास्पद कोई बात हो सकती है? तो कि भाई जो आदमी अलग अलग घूम के कभी आईआईटी खड़गपुर में भाषण दे रहा है, कभी आईआईटी कानपुर में भाषण दे रहा है, उस व्यक्ति को भारत सरकार जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वारंट जो है जाके उसकी सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो कहने वाले लोग जो हैं, ये तो पब्लिक इमेज बनाया जा रहा है कि आगे नहीं है, पीछे कोई नहीं है। भाई भारतीय जनता पार्टी एकदम से इतनी ज्यादा रईस पॉलिटिकल पार्टी कैसे होगी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर जिले में भारत के कैसे ऑफिसर्स बन गए? भाई आप पैसे कमाते हो तो क्या करते हो? आप अपने बच्चों अपने अपने विकास में लगाते हो। अब आपके बच्चे नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? जो लोग बच्चों की तरह आपको अनुयायी आपके बने हुए हैं, जो लोग आपको अभिभावक मान के आपको उंगली पकड़ के चल रहे हैं, आप उनका विकास कर रहे हो। बच्चे में तो ये तो समझना आता है। अभी बिहार में घटना हुई कि मोदी जी की माँ को एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी ही कहूंगा उसे मैं, 20 साल का बताइए, और वो मोदी जी की माँ को गाली दे रहा था। खैर वो उस बात की तो हर किसी ने निंदा की और निंदा की भी जानी चाहिए। मोदी जी सामने आए, जब वो घटना हुई 1 हफ्ते पहले, तब मोदी जी अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो है विदेशी दौरे पर हंसी मजाक ठिठोली कर रहे थे। क्या उनके पास इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी माँ को किसी व्यक्ति ने मंच पर खड़े होकर इस तरह से कह दिया है? भारत आए तो फिर बड़े भावुक तरीके से उन्होंने बात कही, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता रोने लगे। फिर विपक्ष ने उन्हें याद दिलाया कि आप भी यही करते रहे हैं, और आपके तमाम ऐसे नेता खुले तौर पर टीवी डिबेट्स में भी ये कर चुके हैं। आप उन पर तो कभी भावुक नहीं हुए, आपका कोई नेता रोया नहीं, लेकिन आज आप रो रहे हैं। तो जितना तिलिस्म है जो बनाया गया था वो तो खत्म हो ही गया है। मतलब इस एक मुद्दे से ही पता चल रहा है। देखिए ऐसा है, वो रोना इसलिए छूट रहा था क्योंकि चोरी पकड़ में आई है, ठीक है? अब वो चोरी पकड़ में आ गई है, मैं करके रो नहीं सकती कि भाई क्यों चोरी है, तो कोई मुद्दा पकड़ लिया। अरे यार, आप किसी की बीवी को बोलते हो कि 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आप जो है सोनिया गांधी के वो बोलते हो कि कांग्रेस की विधवा। ये इस तरीके के आपकी भाषा है। प्रेम शुक्ला जी जो है वो भरे स्टूडियो में जो है वो सुरेंद्र राजपूत की माँ को बहुत ही ज्यादा, मतलब जिस तरीके से उन्होंने याद किया, क्या वो निंदनीय नहीं है? मैंने बिल्कुल उनके साथ इंटरव्यू किया। मैंने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी भी तो माँ है, कि मोदी जी की माँ ही माँ है। मतलब अगर प्रेम शुक्ला को आप कुछ नहीं कह पा रहे हो तो आप अपने लिए भी वकालत मत करो फिर। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे। देखिए, ये पहली बार कब रोते हुए नजर आए थे हमको माइक पे? जब ये अडवाणी जी को जो है इनको क्लीन बोल्ड करना था, तब ये रोते हुए नजर आए कि ऐसा मत बोलिए अडवाणी जी है करके वहां शुरू किया। फिर रोना शुरू किया किसान आंदोलन में, मेरे से कुछ, मेरी सेवाओं में कहीं कुछ कमी रह गई होगी। ये तब रोते हैं जब इनके सामने कोई शक्तिशाली व्यक्ति को इनको खत्म करना हो। अभी का जो रोना है वो राहुल गांधी का द एंड करने के चक्कर में रो रहे हैं और कुछ नहीं है। और इनको समझ में आ रहा है कि भैया राहुल गांधी का द एंड नहीं होने वाला, आपका द एंड होने जा रहा है। भाव भी नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी, भाव भी नहीं दे, एक बयान नहीं दिया उन्होंने। अरे भाई, मैं तो बोलता हूँ कोई यूट्यूब चैनल्स ने भी इनको इस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, वो हाल हो रखा है। आपकी पार्टी के लीडर्स ने पूरे विपक्षी पार्टियों की माँ बहनों को जो है वो ला के रख दिया हुआ टेलीविजन चैनल्स पे। आप जो है खुद, आपको अपने शब्दों की कोई मर्यादा नहीं है। कभी आप बोल देते हो, अजीब से दाढ़ी बढ़ाए हुए लोग जो है उनके लिए सत्ता जो है वो जाएगी, मूंछ गायब किए हुए टोपी पहने हुए व्यक्ति जो है उनके लिए पूरी कांग्रेस की सत्ता काम करेगी यदि हमारी सत्ता जाएगी। तो यार आप कुछ रख रहे हो मर्यादा, आप किसी तरीके की रख रहे हो कि जो आप अपेक्षा कर रहे हो कि दूसरे लोग आपके प्रति मर्यादा रखेंगे। और इस बात की क्या गारंटी है
कि वो 20 साल का लड़का जो है बेरोजगार होगा, घर से भुखमरी वाला होगा, उसको 25-50 हजार रुपए दे के इन्हीं के किसी जो है चाहने वाले ने इस तरीके का स्टेटमेंट ना दिला, इस बात की कोई गारंटी मजेदार देता है? बात यह है, मजेदार बात यह आज बिहार बंद का ऐलान किया गया था और बिहार में इनके जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम, जो लोग दुकानें नहीं बंद कर रहे थे, जो बिहार बंद का समर्थन नहीं कर रहे थे, उनको मार रहे थे लिटरली और गालियां तक दे रहे थे। वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर। सोचिए, मोदी जी अभी कुछ दिन पहले रो रहे थे इसी बात पे कि उनकी मां को गाली दे दी गई। अब बिहार बंद में लोगों को मारा जा रहा, माँ की गालियां दी जा रही, बहन की गालियां दी जा रही, तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। और ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, संस्कारी पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। अरे भाई, इनका शासन करने का तरीका यही है, सत्ता पाने का तरीका यही है कि लोगों को भावनात्मक रूप से जो है ना आंदोलित करो। शासन वासन करना तो आता नहीं है, वहां तो ऑटोक्रेसी इनको दिखानी है, बट डेमोक्रेसी में आपका विश्वास ही नहीं है। आप वो ऑटोक्रेटिक लीडर और जहां सब लोगों को कंसेंसस बना के साथ में लेने की बात होती है, वहां आप सबकी बैंड बजाते हो। और जब आपकी बैंड बजनी चालू होती है तो पहले आप रोते हो, रो के लोगों के अंदर भावनाओं को उद्वेलित करते हो। जब लगता है कि भावनाओं से भी बात नहीं बन रही है तो जो आपके चंटर पंटर हैं उनको सड़कों पे उतारते हो, उनको कुछ पैसे देके बोला जाता है कि भैया आप बंद करो। जब उससे भी बात नहीं बनती है तो फिर आपके चंटर पंटर आपकी समर्थकों को पीटना चालू कर देते हैं। यार ये इस तरीके से शासन किया जाता है? कोई भरोसा नहीं हिमांशु जी कि जिस दिन इनके हाथ से सत्ता जाएगी लोग कहीं इनको ना दौड़ा दौड़ा के मारे। ये जो चंटर पंटर इनके जो आज जनता के ऊपर में आतताई बन के जो है वो हमले कर रहे हैं, जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई भरोसा नहीं कि ऐसे चंटर पंटरों को जो है वो एक बार सत्ता गई तो जनता ही जो है उनको सड़क पे जो है दौड़ा दे। तो ये इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए भाई। देश की इकोनॉमी बहुत ही बुरी स्थिति में है, लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 2 जून की रोटी जुगाड़ करने के लिए लोगों के जो है टांगे ढीले हुए हैं। वो ऐसी व्यवस्था में, ऐसे समय में आप बोलोगे दुकान बंद करो और भारत बंद करना है, ये देखिए इसका मतलब है कि आपके अंदर जरा भी एम्पैथी नहीं है। आप जो है लोगों के साथ उनकी गिरती हुई आर्थिक स्थिति के साथ किसी भी तरीके की सहानुभूति नहीं रखते हैं, और ये जो मारने पीटने का काम है ये उसी को इंगित करता है। जी, कुल मिलाकर मोदी जी का जो जलवा है वो अब मतलब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी मुद्दे सेट कर रहे हैं। राहुल गांधी हवा तय कर रहे हैं कि किस दिशा में राजनीति होगी। वो जिस भी मुद्दे पर हाथ रख देते हैं कांग्रेस पार्टी, और ऐसा होता ही है, भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है। मोदी जी अगर रो देते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी रोने लगती है और उसी मुद्दे को उठाने लगती है। मुझे तो इस बात पे बड़ा हंसी आती है कि एक हफ्ते तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी विदेश में ही थे क्या? क्योंकि बिहार में अगर घटना हुई तो फिर तो कोई नहीं बोला, ना केशव जी ट्वीट कर रहे थे, ना कोई और ट्वीट कर रहा था। अब जैसे ही मोदी जी ने बोला कि मेरी माँ को कह दिया तो सब एकदम से मतलब सबकी भावनाएं बाहर आ गई और सब ट्वीट करने लगे एक नंबर से। बड़ा ही मतलब हैरानी भरी बात है। खैर, राहुल गांधी अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं और जनता उसे देख भी रही है, प्यार भी मिल रहा है, ऐसा आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। हमारे जो दर्शक हैं वो कमेंट करके बताएं कि क्या सच में राहुल गांधी एक नए हीरो की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर चुके हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद।